नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, एक किताब के 9वें अध्याय से कुछ अंश, और ये बात करते हैं व्यक्तिगत विकास की, इरादे की शक्ति की और एक बहुत बड़े विचार की, पूरी मानव प्रजाति को जगाने की। इसमें एक तीसरे निमंत्रण का भी जिक्र है, मतलब एक थर्ड इन्विटेशन, और ये कि इसे स्वीकार करने का मतलब क्या हो सकता है। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई व्यक्तिगत बदलाव पूरी मानवता को जगा सकता है, और इस सफर में क्या हमें किसी अनदेखी मदद की भी उम्मीद करनी चाहिए, जैसा कि स्रोत इशारा करता है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। शुरुआत में ही लेखक एक बड़ी मानवीय बात कहते हैं कि जो हम सीखते हैं उसे हमेशा याद रखना या जीवन में उतारना आसान नहीं होता। उनके पिता की एक कहावत है, इतनी जल्दी बूढ़े इतनी देर से समझदार। ये शायद हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी। बहुत से लोग हैं जो अनजाने में ही अच्छे काम कर रहे हैं, दूसरों से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और शायद उन्हें पता भी नहीं कि वे किसी बड़ी सामूहिक जागृति का हिस्सा। बिल्कुल, अनजाने में ही। हाँ, अनजाने में। लेकिन यहीं पर स्रोत एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, वो है इरादा। लेखक का तर्क है कि इरादा ही सब कुछ है। असल में ये तय करता है कि आगे क्या होगा। मतलब ये एक तरह का ऊर्जावान हस्ताक्षर सेट करता है। ऊर्जावान हस्ताक्षर, एनर्जेटिक सिग्नेचर। हाँ, स्रोत में एक अच्छा उदाहरण है गाड़ी चलाने का। आप सोचिए, आप एक बेहतरीन ड्राइवर हैं, सारे नियम पता हैं, कंट्रोल है, लेकिन अगर आपने तय ही नहीं किया कि जाना कहाँ है, मतलब आपका इरादा साफ नहीं है, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, है ना? सही बात है, बस वही खड़े रहेंगे या गोल गोल घूमेंगे। बिल्कुल। तो ये अच्छे काम करने जैसा है, बिना किसी खास इरादे के। समझ गए। यानी सिर्फ अच्छे काम करना ही काफी नहीं है, उसके पीछे की नीयत, वो इरादा स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, और स्रोत इसे एक कदम और आगे ले जाता है। वो कहता है, सोचिए अगर कोई व्यक्ति सचेत रूप से जानबूझकर ये इरादा बना ले कि मेरा हर विचार, मेरा हर शब्द, मेरा हर काम, उसका मकसद सिर्फ मेरा अपना विकास नहीं, बल्कि मेरी पूरी प्रजाति को जगाने में योगदान देना है, वाओ! तो फिर उसके कर्मों का जो असर होगा, जो नतीजा होगा, वो बिल्कुल एक अलग ही लेवल का होगा। वो सिर्फ अच्छा इंसान बनने से कहीं ज्यादा गहरा हो जाएगा। ये उस ऊर्जावान हस्ताक्षर को बदल देगा जिसकी हम बात कर रहे थे। तो फिर ये तीसरा निमंत्रण क्या है जिसका जिक्र स्रोत में है? क्या ये इसी इरादे से जुड़ा हुआ है? हाँ, बिल्कुल। सीधे तौर पर स्रोत कहता है कि यह तीसरा निमंत्रण सिर्फ लेखक के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए एक खुला बुलावा है जो किसी न किसी तरह इस जानकारी या चर्चा तक पहुंचता है। मतलब हम सब के लिए जो ये सुन रहे हैं शायद। हाँ, हो सकता है, शायद संयोग से या शायद नहीं। इस निमंत्रण का जो सार है वो ये है कि व्यक्ति सचेत रूप से अपने खुद के विकास की यात्रा के जरिए पूरी प्रजाति की जागृति में योगदान दे। अपने खुद के विकास से पूरी प्रजाति को जगाना, यह सुनने में कितना बड़ा लगता है। और स्रोत ये भी कहता है कि इसका एक जरूरी हिस्सा है अपनी व्यक्तिगत तरक्की, और यहाँ तक कि उसे पाने में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो संघर्ष है, उसको भी सार्वजनिक रूप से सामने आने देना, ताकि आप दूसरों के लिए एक मॉडल बन सकें। ईमानदारी से कहूँ तो ये थोड़ा डरावना भी लग सकता है, अपनी कमजोरियां दिखाना। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है और शायद थोड़ी असहज भी। लेकिन स्रोत के अनुसार इसका असर भी उतना ही गहरा है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रभाव सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता, वो फैलता है। स्रोत इसे कहता है कि ये प्रभाव छोटे आप से बड़े आप तक जाता है, स्थानीय आप से सार्वभौमिक आप तक, एकल आप से सामूहिक आप तक। सोचिए, जो बहुत सी लोग अपनी व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया को, अपनी कोशिशों, अपनी गलतियों, अपनी सीखों को दूसरों को देखने देते हैं, तो ये एक शक्तिशाली लहर बना सकता है। ये पूरी मानवता के सामूहिक विकास को गति दे सकता है। और लेखक का मानना है कि अभी का जो समय है वो इस तरह की उन्नति के लिए बिल्कुल सही है, एक परफेक्ट टाइम। ये विचार वाकई में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल है जो मुझे लगता है बहुत लोगों के मन में आएगा, और स्रोत ने भी इसे पहचाना है। क्या इस तरह का रोल निभाने की कोशिश में अहंकार नहीं आ जाएगा? ये सोचना कि देखो मैं कितना विकसित हो रहा हूँ, या मैं अपनी प्रजाति को बचाने निकला हूँ। ये एक बहुत महीन रेखा है ना? कोई कैसे खुद को इस भ्रम में पड़ने से रोक सकता है? क्या ये खतरा नहीं है कि लोग इसे सिर्फ आध्यात्मिक गुरूर समझे? ये एक बहुत ही जायज़ चिंता है, बहुत वाजिब, और स्रोत इसे सीधे तौर पर एड्रेस करता है।
लेखक साफ करते हैं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खुद को कोई पूर्णता का मॉडल या आध्यात्मिक गुरु मानकर घूमने लगें। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अपनी यात्रा को सच्चाई और प्रामाणिकता से जीने के बारे में है। अपनी व्यक्तिगत पसंद, अपने फैसले, अपनी सफलताएं और हाँ, अपनी असफलताएं और संघर्ष भी। उन्हें छिपाने के बजाय दुनिया के सामने रखने की हिम्मत। ठीक है। अब अहंकार से बचने का तरीका। स्रोत कहता है कि कुंजी आपके अंदरूनी फोकस में है। अगर आपका ध्यान असल में दूसरों को बदलने या दुनिया बचाने जैसे बाहरी लक्ष्यों पर नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अपने खुद के आंतरिक विकास पर है, अपनी चेतना को ऊपर उठाने पर है, तो आप अहंकार के जाल से बच सकते हैं। अच्छा, यानी फोकस अपने अंदर रखना है, बाहर नहीं। हाँ, अपने आंतरिक काम पर। और जब दूसरे लोग आपके बर्ताव में बदलाव देखें, और वो देखेंगे ही, और अगर वो आपसे पूछें तो बस विनम्रता से, बिना किसी दिखावे के, शेयर करें कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों। इसके साथ ही अपनी तथाकथित अपूर्णताओं को स्वीकार करना, उन्हें गले लगाना बहुत जरूरी है। खुद को हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस समझना, एक ऐसा इंसान जो लगातार सीख रहा है, विकसित हो रहा है, न कि कोई जो मंजिल पर पहुंच गया है। ये जरूरी है। यह समझना कि आप किसी का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, आप तो खुद अंदर से मार्गदर्शन ले रहे हैं और बस अपनी यात्रा जी रहे हैं। ये संतुलन महत्वपूर्ण है। प्रामाणिकता हो पर अहंकार ना हो। लेकिन स्रोत एक और चिंता भी उठाता है जो इसके ठीक उलट है। कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरी प्रक्रिया में लोग खुद को इतना ज्यादा अपूर्ण, इतना अविकसित महसूस करने लगें, अपनी कमियों के प्रति इतने सजग हो जाएं कि वो खुद को इस जागृति के लायक ही ना समझे। अगर कोई खुद को ही टूटा फूटा महसूस कर रहा है तो वो दूसरों को कैसे प्रेरित करेगा या प्रजाति को जगाने में कैसे योगदान देगा? ये भी तो एक समस्या हो सकती है। हाँ, ये दूसरी चरम सीमा है और ये भी एक असली खतरा है, निराशा में या खुद की आलोचना में डूब जाना। इसीलिए स्रोत यहाँ एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण संतुलन बनाने की बात करता है। उपाय यह है कि आप अपनी और दूसरों की जो तथाकथित कमियां हैं, जो अपूर्णताएं हैं, उन्हें उन चीजों के हिस्से के रूप में देखना सीखें जो वास्तव में आप सबके बारे में उत्तम है, परफेक्ट है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, कमियों को परफेक्ट मानना। हाँ, सुनने में लगता है, लेकिन विचार यह है कि हमारी ये अपूर्णताएं भी हमारी पूरी तस्वीर का हिस्सा हैं, हमारी इंसानियत का, हमारी यात्रा का एक जरूरी और यहाँ तक कि खूबसूरत हिस्सा हैं। उन्हें छिपाने या उनसे नफरत करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना। तो अपनी कमियों को भी अपनी पूर्णता का हिस्सा मानना। बिल्कुल। ये नजरिया उन सबको मदद करेगा जो इस तीसरे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं कि वे खुद से ठीक वैसे ही प्यार करें जैसे वे अभी हैं, अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ, और साथ ही हर दिन विनम्रता और ईमानदारी से बेहतर बनने, आगे बढ़ने, विकसित होने का प्रयास भी करते रहें। ये दोनों साथ चलेंगे। खुद को स्वीकार करना और साथ ही विकास का प्रयास करना। हाँ, और जब आप खुद के साथ ऐसा करते हैं तो आप अनजाने में ही दूसरों को भी ऐसा करने की इजाजत देते हैं, प्रेरणा देते हैं। स्रोत में एक बहुत प्यारी लाइन है, यदि आप खुद को वैसे देखते जैसे ईश्वर आपको देखता है तो आप बहुत मुस्कुराएंगे। वाओ! ये शायद इसी स्वीकृति और प्रेम की ओर इशारा है। ये वाकई राहत देने वाली बात है कि हमें परफेक्ट होने का ढोंग नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ से बातचीत एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। स्रोत में लेखक जानना चाहते हैं कि एक जागी हुई प्रजाति का जीवन आखिर दिखेगा कैसा, और वे उन उन्नत प्राणियों यानी एडवांस्ड बीइंग्स के बारे में फिर से सुनना चाहते हैं जिनका जिक्र शायद पहले हुआ था, ये समझने के लिए कि वो कैसे जीते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। स्रोत कहता है कि ये उन्नत प्राणी जरूरी नहीं कि बाहरी अंतरिक्ष यानी आउटर स्पेस से हों, जैसा हम आम तौर पर सोचते हैं। हाँ, और ये बिंदु हमारी आम धारणाओं को चुनौती देता है। स्रोत यहाँ शेक्सपियर का वो मशहूर कथन याद दिलाता है, स्वर्ग और पृथ्वी में और भी बहुत कुछ है होरेशियो, जितना तुम्हारे दर्शन शास्त्र में सोचा गया है। इसका गहरा मतलब शायद ये है कि जिसे हम बाहरी अंतरिक्ष कहते हैं वो वास्तविकता का बस एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। हमारी ब्रह्मांड की समझ, हमारी कॉस्मोलॉजी शायद बहुत सीमित है। तो जब स्रोत उन्नत प्राणियों की बात कर रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है, अगर वे हमारे स्पेसशिप वाले एलियंस नहीं हैं? देखिए, जब हम आम तौर पर बाहरी अंतरिक्ष के प्राणी कहते हैं तो हम अक्सर ऐसे जीवों की कल्पना करते हैं जिनका हमारी तरह भौतिक शरीर है, जो शायद किसी दूसरे ग्रह पर रहते हैं और तकनीक में हमसे आगे हैं। स्रोत कहता है कि ऐसे प्राणी हो सकते हैं ब्रह्मांड के उस भौतिक हिस्से में जो हम जानते हैं, और जैसे मनुष्य में अच्छे बुरे सब होते हैं, वैसे उनमें भी हो सकते हैं कुछ शांतिप्रिय, कुछ नहीं,
लेकिन जिन खास प्राणियों का जिक्र यहाँ हो रहा है, जो मानवता की मदद कर सकते हैं या एक मॉडल बन सकते हैं, वे इस परिभाषा से अलग हैं। स्रोत के अनुसार वे उस खगोलीय क्षेत्र या सेलेस्टियल रिम से नहीं हैं जहां प्राणी खुद को मुख्य रूप से या सिर्फ भौतिक मानते हैं। 1 मिनट, तो फिर वे कहाँ से हैं अगर वे भौतिक अंतरिक्ष में नहीं हैं? स्रोत का कहना है कि वे प्राणी एक और आयाम में मौजूद जीवन रूप हैं। एक और आयाम मतलब गैर भौतिक आयाम। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वे आत्माएं हैं या कुछ और? स्रोत इसे ऐसे समझाता है, ये एक ऐसा आयाम है जहां प्राणियों को होने के लिए, अस्तित्व में रहने के लिए भौतिक शरीर की जरूरत नहीं है। वे चाहें तो, अगर वो अनुभव चुनते हैं, तो भौतिक रूप ले सकते हैं, शायद कुछ समय के लिए प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उनके मूल अस्तित्व के लिए, उस अनुभव के लिए जिसके लिए सारा जीवन बना है, जैसा स्रोत कहता है, उनके लिए भौतिक होना जरूरी नहीं है। मतलब वे चेतना के रूप हैं जो शरीर के बिना भी रह सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। वे चेतना के ऐसे रूप हैं जो भौतिकता के बंधनों से परे मौजूद रह सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। ये हमारी आत्मा की जो धारणा है उससे मिलता जुलता हो सकता है, पर शायद उससे कहीं ज्यादा जटिल और विस्तृत। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला विचार है। यानी मदद शायद उन जगहों से आ सकती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की है, और उन रूपों में जिन्हें हम शायद पहचान भी ना पाए। संभवतः स्रोत यही इशारा कर रहा है कि वास्तविकता, हमारी ये जो 3D भौतिक समझ है, उससे कहीं ज्यादा परतदार और रहस्यमयी हो सकती है। और ये उन्नत चेतनाएं जो भौतिकता से बंधी नहीं है, शायद मानवता के विकास में एक अलग स्तर पर भूमिका निभा सकती हैं, शायद प्रेरणा देकर या ऊर्जा के स्तर पर मदद करके, या उन लोगों से संपर्क करके जो इस तरह के संपर्क के लिए खुले हैं। यह बिल्कुल एक नया नजरिया देता है कि मदद कहाँ से आ सकती है और कैसी दिख सकती है। ठीक है, ये वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर हम आज के इस गहरी बातचीत को समेटें, तो हमने क्या मुख्य बातें समझी? सबसे पहले हमने इरादे की जबरदस्त ताकत को देखा। सिर्फ अच्छा होना नहीं, बल्कि एक साफ सचेत इरादा रखना, खासकर जब वो इरादा व्यक्तिगत विकास के जरिए पूरी प्रजाति को जगाने जैसे बड़े लक्ष्य से जुड़ा हो। हाँ, और उस इरादे का वो ऊर्जावान हस्ताक्षर जो हमारे अनुभवों को बनाता है। फिर हमने इस अनोखे तीसरे निमंत्रण पर बात की। ये सिर्फ अपने अंदर काम करने की बात नहीं है, बल्कि अपनी यात्रा को, अपनी सफलताओं और अपने संघर्षों को भी विनम्रता और प्रामाणिकता के साथ दूसरों के सामने रखने का निमंत्रण है, ताकि सामूहिक विकास हो सके। ये चुनौतीपूर्ण है पर शक्तिशाली भी। और इसमें वो संतुलन बहुत जरूरी है, अहंकार से बचना और अपनी अपूर्णताओं को गले लगाना, खुद से प्यार करना जैसे हैं, और साथ ही लगातार बेहतर बनने की कोशिश करना। वो ईश्वर की नजर से खुद को देखना वाला विचार यहाँ बहुत अहम है। बिल्कुल। और अंत में हमने अपनी सोच को चुनौती दी इस विचार के साथ कि उन्नत प्राणी जो शायद हमारी मदद कर सकते हैं, वे हमारे जाने पहचाने बाहरी अंतरिक्ष के न होकर एक अलग गैर भौतिक आयाम से हो सकते हैं। ऐसे प्राणी जिनका अस्तित्व शरीर पर निर्भर नहीं करता। हाँ, और ये अंतिम बिंदु हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर आगे सोचा जा सकता है। अगर ऐसी चेतनाएं मौजूद हैं जो भौतिकता के बिना या उससे परे रह सकती हैं, जो भौतिक रूप चुन सकती हैं पर उस पर निर्भर नहीं हैं, तो यह स्वयं चेतना की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या चेतना सिर्फ इस भौतिक शरीर या मस्तिष्क तक ही सीमित है, या यह उससे कहीं ज्यादा स्वतंत्र और व्यापक हो सकती है? ये हमारी वास्तविकता की जो मौजूदा समझ है उसकी सीमाओं पर सवाल उठाता है, और चेतना की उन अनछुई संभावना की ओर इशारा करता है जिनके बारे में हमने शायद अभी सोचना शुरू ही किया है। इस पर मनन करने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।